ठीक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद अहमद चीमा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ। मैं अक्सर लेक्चर वगैरह डिलीवर करता रहता हूँ। आज का बड़ा अहम मौजू है और ये आम पब्लिक के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा और नौजवान वकला और दीगर जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेहतर साबित होगा। आज मैं किरायादारी के कानून पर कुछ बात करना चाहता हूँ। तो पहले हमारे पंजाब में या मगरबी पाकिस्तान में कानून होता था, उसका नाम था वेस्ट पाकिस्तान अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959। वो काफ़ी देर चलता रहा और उसमें किराएदारी और मालिक के मामलात के बारे में फैसले होते थे कि किराएदार को कैसे बेदखल करना है, किराया कैसे तय करना है, किराए के जितने मामलात थे उनके मुताल्लिक वो कानून जो था उसको डील करता था। अब मुशर्रफ दौर में पहले एक ऑर्डिनेंस आया, वो 2007 में, वो भी किराएदारी के बारे में था। उसको बाद में एक एक्ट की शक्ल दे दी गई 2009 में। अब इसका नाम है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009, यानी 2009 में ये एक्ट जो है ये बना। और इस एक्ट की तकरीबन 36 दफात हैं और 5 इसके चैप्टर हैं और एक इसके साथ शेड्यूल भी है। तो अब इस किराएदारी के कानून में जो मेरे ख्याल के मुताबिक जो मैंने इसको पढ़ा है, लैंडलॉर्ड को काफ़ी बेनिफिट दिया गया है। क्योंकि पहले कानून में ये होता था कि किराएदार अगर बैठ गया और किराया जमा करा रहा है तो ऐसी कोई सूरत नहीं बनती थी कि उसको बेदखल करवाया जा सके, या ज़ाती ज़रूरत का वहाँ उस वक्त तसव्वुर था कि अगर वो भी साबित करना पड़ती थी। लेकिन ये नहीं था कि किराएदारी की मुद्दत क्या होगी, अगर किराएदारी की मुद्दत ख़त्म हो गई है तो वो किराएदार को बेदखल कर सकें। लेकिन इस कानून में ये बड़ी अच्छी ग्राउंड दी गई है बेदखली की। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो रिश्ता है, अगर वो कायम है या मौजूद है या साबित है, तो फिर अगर आप किराएदार को बेदखल करवाना चाहते हैं या वो रेंट नहीं दे रहा या किराएदार के कुछ मामलात लैंडलॉर्ड के साथ हैं, वो उसके बिल्स नहीं दे रहा या उसको कोई सहूलतें नहीं दे रहा, तो उसके बारे में कोई बंदा अगर एग्रीव्ड है, चाहे वो लैंडलॉर्ड है या टेनेंट है, तो वो स्पेशल रेंट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं इस कानून के तहत, यानी रेंट की कोर्ट बनाई गई है स्पेशल। वो सिविल जज होता है, उसको तकरीबन इख्तियारात दिए जाते हैं, वहां पे जाके कोई पिटीशन दायर कर सकता है। तो ये एक इन्होंने तरीकाकार दिया गया। मेन इसमें जो चीज है वो यही है कि हाउ टू इजेक्ट द टेनेंट फ्रॉम द प्रेमिसेस, उसका कैसे उसको बेदखल किया जाए, या अगर वो किराया नहीं देता या किराया अगर रह जाता है बकाया है तो उसको कैसे वसूल करना है, उससे कैसे लेना है। तो इस तरह के जो मामलात है उसमें ज़्यादा डीलिंग इसमें मौजूद है। तो अगर आप सेक्शन 5 की तरफ जाएं तो उसमें लिखा हुआ है कि किरायादारी कैसे क्रिएट की जाएगी, कैसे किरायादारी बनेगी, रिश्ता कैसे जोड़ा जाएगा। तो इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि किरायानामा को बाकायदा रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो और एक जो रेंट रजिस्ट्रार है उसके पास जाना पड़ेगा और उसके पास दोनों फ्री कैन जाके वहाँ पे किरायानामा जो है वो बाकायदा रजिस्टर करवाएंगे। पहले तो रेंट कंट्रोलर के पास ही हो जाता था, लेकिन आजकल जो कानून है वो है कि आप सब रजिस्ट्रार मुतलका के पास जाएंगे, वहाँ पे दोनों फ्री कैन जाके जो रसूमात हैं स्टैम्प ड्यूटी वगैरह अदा करके किरायानामा लिख के ले जाएं, उसको बाकायदा रजिस्टर करेंगे, फिर आप और वहाँ पे दर्ज करेंगे, आपको कॉपी देंगे और आप दोनों फ्री कैन वो कॉपीज लेके वो आपका किराएदारी का एक सबूत बन जाएगा। तो ये आप तरीकाकार है। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे अब हाम नहीं पैदा होते और किराएदारी का मामला जो है वो वाज़ेह हो जाता है और डेफिनेट हो जाता है और शराइत वहाँ पे लिखी जाती हैं, सब कुछ होता है। अब अगर इस तरह का मामला हो गया है तो फिर किराएदार को मालिक चाहता है कि मैं इसको बेदखल करवाऊं, तो उसका जो या किराएदार कोई मालिक से कोई सहूलत लेना चाहता है, जो उसकी लायबिलिटीज हैं उनकी जो आपस में टर्म्स एंड कंडीशन है उनके मुताबिक, तो फिर अगर तो वो रजिस्टर्ड कराया है नामा है फिर तो कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर सेक्शन 8 के मुताबिक 2 साल का टाइम दिया गया था
कि जितने किराएदार और लैंड लॉर्ड्स हैं वो आपस में रजिस्ट्रेशन कर लें, किराएनामे को रजिस्टर करवा लें। अब 2 साल गुजरने के बाद सेक्शन 9 जो है वो ये कहती है कि अगर किराएदारी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर दोनों को पेनल्टी देना पड़ेगी। अगर किराएदार जाना चाहता है स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास, रेंट के पास, तो फिर उसको 5% जो सालाना किराया है उसका 5% देना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे। और अगर मालिक जाना चाहता है, लैंडलॉर्ड जिसको कहते हैं, तो उसको 10% देना पड़ेगा पेनल्टी। तो वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएगा, यानी जितना एनुअल किराया उसका उसमें से 10% उसका निकाल के वो बकायदा जमा करवाना पड़ेगा और उसमें रसीद साथ लगा के ही कैन फाइल अ पिटीशन बिफोर द कोर्ट। तो ये इसमें तरीकाकार है। अब इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है, पहले ये होता था कि अगर कोई दावा चल रहा है तमील मुख्तस का या कोई और दावा किसी ने कर दिया हुआ है प्रॉपर्टी के मुतलका और किराएदार उसको लंबा कर रहा है, वो अदालतें कहती थी नहीं जी सूट फाइल हुआ है इसलिए ये मामला जो है ये सब जुडाइस है सिविल कोर्ट के पास, हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तब उन्होंने वादे कर दिया सेक्शन 10 में कि बेशक कोई दावा चल रहा है चाहे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का या कोई और है, उसका किराएदारी के मामले में कोई इफेक्ट नहीं होगा और ना ही वो कोई ग्राउंड ली जाएगी। तो ये मामला है। अब अगर मालिक जो है वो किराएदार को बेदखल करवाना चाहता है, मुख्तसर करते हैं लंबा हो जाएगा मामला, वो ये है कि सेक्शन 15 में ग्राउंड्स लिखी हुई हैं कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पे एजेक्टमेंट की पिटीशन हो सकती है, बेदखली हो सकती है, मालिक जो है वो कोर्ट में जा सकता है। पहली ग्राउंड तो ये है कि अगर डिफॉल्ट हो जाए, यानी किराया नहीं देता वो, और अगर आखिरी किराया जो है 30 दिन गुजर गए उसने नहीं पे किया, तो फिर मालिक जो है वो कोर्ट में जा सकता है फॉर हिज एजेक्टमेंट। उसके बाद और बात है, लिखा हुआ है कि अगर टेनेंसी की मुद्दत खत्म हो जाती है, यानी 2 साल के लिए किरायानामा लिखा गया है, 10 साल के लिखा गया है, 20 साल के लिए लिखा गया है, बेशक वो किराया तो दे रहा है लेकिन टेनेंसी की मुद्दत खत्म हो गई है, तो फिर भी मालिक जो है वो उसको बेदखल करवा सकता है, या वो उसको कंटिन्यू करें लिख पढ़ के, या अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको वो बेदखली के लिए कोर्ट में जा सकता है, या फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन जो किराएदारी में दी गई हैं उनके पे अमल नहीं करता, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रॉपर्टी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है जिस मकसद के लिए उसने हासिल की थी, या फिर वो सबलेट कर रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर लैंडलॉर्ड, किसी और को अपने साथ शरीक कर रहा है, उसको बिठा रहा है, आगे किराया भी दे रहा है। तो ये सारी ग्राउंड्स हैं फॉर द एजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट फ्रॉम द रेंटेड प्रीमिसेस। अब रेंटेड प्रीमिसेस में शामिल बिल्डिंग्स भी हैं, ओपन प्लॉट्स भी हैं, स्पेसेस भी हैं, कोई भी मास एग्रीकल्चर लैंड के, बाकी सब इसमें प्रॉपर्टी शामिल है। जिन चीज़ों का एग्रीकल्चर के साथ तल्लक है या वो एग्रीकल्चर लैंड है तो वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी टोटल प्रॉपर्टीज इसमें शामिल हैं, और जो मालिक और किराएदार का रिश्ता जो है वो इसमें जो है वो कायम हो सकता है। अब बेदखली की दरखास्त होगी, उसके बाद थोड़ा सा प्रोसीजर है। उसके बाद इसमें पहले ये नहीं होता था, वेस्ट पाकिस्तान अर्बन रेंटर्स ऑर्डिनेंस 1959 में वो आम उसमें जवाब दरखास्त आता तो उसके बाद फिर सारा सिलसिला चलता था। इसमें यह है कि जिस तरह समरी सूट होता है उसमें लीव टू डिफेंड, लीव टू कंटेस्ट लेना पड़ती थी, इसमें भी कानून यह है सेक्शन 22 के मुताबिक कि जो टेनेंट है वो कोर्ट से दरख्वास्त करेगा कि मुझे इजाज़त दी जाए, मैं अपना जवाब देना चाहता हूँ, मुझे कंटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब वो कोर्ट में अपीयर हो जाए तो विद इन 10 days ही शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड, और उसको ये देना ज़रूरी है, यानी जब अपीयर हो जाए, सर्विस से नहीं है, अपीयरेंस से ये म्याद शुरू होगी 10 days। लेकिन अगर टेनेंट वो जो है वो 10 days के अंदर अंदर वो दरख्वास्त नहीं देता आफ्टर अपीयरेंस, तो फिर कोर्ट जो है वो फौरी तौर पे बेदखली का ऑर्डर जारी कर सकता है। ये इसमें तरीका का। अगर वो देता है तो फिर कोर्ट देखेगी कि इज देयर एनी ग्राउंड टू ग्रांट द लीव टू द टेनेंट टू कंटेस्ट द एजेक्टमेंट पिटीशन। तो अगर वो उसमें ऐसी ग्राउंड मौजूद है तो फिर कोर्ट जो है उसको इजाज़त दे देगी। और अगर वो किराएदारी और मालिक का रिश्ता तस्लीम शुदा है तो फिर अदालत उसमें ये भी कहेगी कि जो बकाया रेंट है वो भी कोर्ट में जमा करवाया जाए।
या अगर रेंट के बारे में डिस्प्यूट है कितना है या नहीं इतना है, तो फिर जो टेंटेटिवली जो किराया बनता होगा असेसमेंट करके कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप बकाया रकम जमा कराएं, बकाया किराया जमा करें। अब इन दोनों सूरतों में 22 में ये है कि अगर लीव टू डिफेंड नहीं दी जाती विदिन 10 डेज, फिर भी बदखली का फोर्थ ऑर्डर जारी हो सकता है। अगर किराया का हुक्म दिया जाता है जमा करवाने का, लेकिन वो विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड जमा नहीं करवाया जाता, तो फिर भी कोर्ट जो है फोर्थ बदखली का हुक्म जारी कर सकती है। ये 2 ग्राउंड। अब जो लीव टू डिफेंड दी गई है उसको ही अगर वो कबूल हो जाती है तो अदालत उसमें इजाजत दे देती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर उसी लीव टू डिफेंड को ही टेनेंट की तरफ से जो मालिक है उसकी दरख्वास्त का जवाब तस्वर किया जाएगा। नया जवाब देने की जरूरत नहीं है उसको ही। तो मैं कहना चाहता हूं कि लीव टू डिफेंड को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, उसमें पूरा डिफेंस होना चाहिए और वो इस तरह लिखी जाए जैसे वो दूसरे की जो एडजस्टमेंट पिटीशन उसका जवाब है, क्योंकि उसी ने जवाब बन जाना है। अब उसके बाद फिर कोर्ट जो है ये बाकायदा इसका इशू बनाएगी और उसके बाद फिर इसको ट्राई करेगी, एविडेंस लेगी। अब एविडेंस का क्या तरीका है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पिटिशनर टू अनेक्स विद द पिटिशन फॉर एडजस्टमेंट एफिडेविट्स के शक्ल में वो साइल का भी एफिडेविट होगा और उसके साथ अगर वो गवाह देना चाहता है तो उसका भी एफिडेविट की शक्ल में एविडेंस देगी, लिखी जाएगी, साथ शामिल करेगी। इसी तरह लीव टू कंटेस्ट में भी ऐसा ही होगा। तो एफिडेविट जब आ जाएंगे तो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ तस्वर कर लिया जाएगा और दूसरी पार्टी उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। तो ये लिखा हुआ है इसमें एक्ट में कि तलबी के लिए गवाहान की या दीगर जिरा के लिए या बाकी एग्जामिनेशन के लिए जो कानून शहादत या सीपीसी जो है वो इस पे उसका इतलाक होगा। इस पे वो तरीकाकार इस्तेमाल, वो प्रोसीजर इख्तियार किया जा सकता है फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, फॉर एग्जामिनेशन चीफ या अदर पर्पज है। लेकिन अदरवाइज सीपीसी और कानून शहादत का इस पे इतलाक नहीं होता। तो इस पे फिर बाद में अदालत जो है वो उसका फैसला करेगी और उसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, चाहे लैंडलॉर्ड के खिलाफ जाए तब भी या टेनेंट के खिलाफ जाए तब भी वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में रेंट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सेक्शन 24 के तहत अपील दायर कर सकते हैं। तो ये अपील में वो ये मुख्तसर था, मैंने तारफ करवाना था इसका प्रोसीजर बताना था। अब जो कानून किराएदारी है ये इंतहाई मौसर है, बेहतर है और ये टोटल प्रॉपर्टीज के ऊपर इतलाक होता है इसका बजाय मासवा जो कि वो एग्रीकल्चर पर्पस का। और इसमें जो मेन चीज़ है वो टेनेंसी का जो लिमिट है ख़त्म होने के बाद वो एक बड़ी बेहतरीन ग्राउंड बन जाती है। पहले अगर लिमिट ख़त्म भी हो जाती थी म्याद, तो वो कहते थे अब ये स्टैच्यूटरी बन गया है टेनेंट, तो वो बड़ा लंबे केसेज हो जाते थे। तो मैं इसी से अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ और मुझे यकीन है कि आपको इसके बारे में समझ आई होगी और इसकी आप अमल दरामद करके आप फ़ायदा हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।